बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री नाइन्थ आपका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, हम हाफ से ज़्यादा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब उससे नेक्स्ट आपका आज का जो टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डायनामिक्स। जी स्टूडेंट्स, तो आप मोमेंटम के बारे में पहले से इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आपको पता है मोमेंटम बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जब प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में मास एंड वेलोसिटी का। यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है जो P इज़ इक्वल्स टू एम वी है। P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, M स्टैंड्स फॉर मास एंड V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। थोड़ा सा आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले वर्बली, उसके बाद फिर मैं आपको डेरिवेशनली इसको समझाऊंगी कि आपके पास बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये कि देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके लिए सबसे पहली टर्म फैमिलियर जो आपको होना चाहिए जिस टर्म से, वो मोमेंटम है, जो आपको मैंने बताया। थोड़ा सा आपको मैं इसका दोबारा से रिवाइज़ करके बता दूं कि देखें, मैंने आपको कुछ ऐसी एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज़ कि आपके पास किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी कम होगी, स्पीड उसकी कम होगी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव कर सकती है। तो इट मीन्स कि जब एट अ टाइम कोई एक सिस्टम हम ऐसा ले रहे होते हैं कि जिसके अंदर चाहे वो बॉडी अपने अंदर अटेन कर रही हो मास, या फिर हम बात कर लें वेलोसिटी की, तो इट मीन्स कि ओवरऑल उसके अंदर मोमेंटम है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ये बेसिकली क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि मोमेंटम आपके पास ये होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ को हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है, कोई भी दो बॉडीज़ हो गई, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं ओवरऑल सिस्टम में। तो हमने बात ये करनी है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर जो आप कोलिजन्स के प्रोसेस करते हैं, या आप कहते हैं कि गन से आपने फायर किया, ठीक है, इसके अलावा जब आप मूवमेंट रॉकेट एंड जेट इंजन्स वगैरह की देखते हैं, ये तमाम चीज़ें जिनकी मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी, इन सब के अंदर आपने बेसिकली देखना ये होता है। जैसे रॉकेट जेट इंजन के अंदर हम टेकिंग ऑफ की एग्जांपल ले लेते हैं, फायर हम लोग करते हैं गन से, ठीक है, बुलेट को, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कोई जनरली स्फीयर्स लेके उनकी कोलिजन्स की बात कर लेते हैं। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर जो हम काम कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर बेसिकली जो रिज़ल्ट्स होते हैं ओवरऑल वो कांस्टेंट आते हैं, सेम आते हैं। तो ये इस चीज़ की सिंबलाइजेशन होती है कि आपके पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और ये हमारी रियल लाइफ फिनोमिना में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं पूरे यूनिवर्स में जिस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे आपको अभी मैंने जनरली कुछ एग्जांपल्स दी भी, इन सब में भी आपने ऐसे देखा। मज़ीद देती हूँ थोड़ी सी, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एयरफिल्ड बैलून लेते हैं, ठीक हो गया, आपने एक एयरफिल्ड बैलून लिया। उसके बाद जैसे इसकी एग्जांपल थोड़ी सी आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ी थी न्यूटन के। इस केस में अब आपने देखना है कि आप बैलून और एयर, जाहिर सी बात है आपने एयर से फिल किया हुआ बैलून को। तो अब इसके अंदर जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इस केस के अंदर बैलून की कर रहे हैं और उस एयर की कर रहे हैं जो उस सिस्टम के अंदर पार्ट है, यानी जिसको हमने फिल किया हुआ बैलून में। तो आपने करना क्या है कि बैलून को रिलीज़ करने से पहले, ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब तक आपने उसको टाई किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो उसके अंदर एयर है, तो आप देखेंगे ओवरऑल जो आपके पास सिस्टम है वो रेस्ट पे है, यानी कि जो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही आप बैलून को छोड़ते हैं, फ्री कर देते हैं, जैसे आप उसको सेट फ्री करते हैं, आप उसको देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसमें से तेज़ी से एयर एस्केप आउट होगी, और एक मखसूस वेलोसिटी के साथ वो एस्केप आउट होती है। और आप ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे एयर उसमें से बाहर आती है, तो इट मीन्स कि वो कुछ मोमेंटम अटेन करती है, यानी कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वेलोसिटी इसने अटेन की, तो इट मीन्स के मोमेंटम एक्वायर कर रही है। तो लिहाजा आप देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जो बैलून होता है बेसिकली वो मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से जिसमें एयर एस्केप होती है। ठीक है, एयर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल बैकवर्ड डायरेक्शन में एस्केप होना शुरू होती है, तो बैलून स्पीडीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी कॉमन सी, जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थी। उसके अलावा देखें, मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर रही हूँ यहाँ से। ये आप लोगों के पास एक फ़िगर है जो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक स्पेयर ले लिया, एक बी ले लिया, एक का मास को हमने m1 ले लिया, एक को m2 ले लिया। वैसे तो आपको पता है वेलोसिटी v होती है, तो यहाँ पे हमने जस्ट अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की बात करनी है, तो मैंने वेलोसिटी को फर्स्ट केस में a स्पेयर में u1 ले लिया और b में u2 ले लिया। फिर उसके बाद सेकंड में आपको देख रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट केस था उसमें अभी आपने देखा जस्ट कि जो आपके पास m1 है ना, यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी साथ साथ में कर दूं कि इसमें मैंने क्या किया है कि आपने कंसीडर किया हुआ है इसमें आइसोलेटेड सिस्टम दो स्फीयर्स का, जिसमें से मैसेज एक का m1 और एक का m2 है। ठीक है, आपने देखा कि सबसे पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे अपनी अपनी वेलोसिटीज़ के साथ, यानी एक की वेलोसिटी u1 है और दूसरे की u2 है। फिर क्या होगा कि
जैसे जैसे ये मूव करेंगे तो आप ऑब्वियसली इसमें से देख सकते हैं कि जो आपके पास स्फीयर ए है उसका मैस कम है, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू स्फीयर बी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो u1 है वो ग्रेटर होगा u2 से। और फिर क्या होगा कि जो इसी तरीके से आपके पास मैस m1 होता है, बेसिकली हम ये कह देते हैं कि वो अप्रोच करेगा मैस m2 को जैसे जैसे वो मूव करते जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है मोमेंटम आपके पास प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का। तो फर्स्ट जो स्फीयर है उसके अंदर मैस m1 है और उसकी वेलोसिटी u1 है, तो उसका आपके पास जो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 आ जाएगा। और इसी तरह यानी कि वो मैं आगे सारा आपको डिराइव करके बताती हूँ। फिर बी का भी इसी तरह। फिर सेकंड केस में आप देखेंगे कि पहले वो मूव कर रहे थे, फिर आफ्टर सम टाइम वो जो मैस m1 है वो मूव करते करते हिट करेगा आके m2 को, क्योंकि वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो फिर वो कुछ फोर्स के साथ जाके m2 को एकदम से हिट करेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग m2 भी एक, जैसे आप कहते हैं ना कि एक फ़ोर्स अपनी तरफ से रिएक्शन के तौर पे एक्सर्ट करेगा, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। किस पे? स्फीयर ए पे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब कोलिजन हो चुकी होगी उसके बाद अब दोनों की जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, जिसको अब हमने सिंबलाइज कर दिया v1 और v2 से। तो फिर उनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा ऑब्वियसली जैसे पहले m1 u1 था वो m1 v1 आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकली जो डिराइव किया हुआ है वहाँ से आपको बताती हूँ कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे अब मैंने मेंशन किया है कि जो इनिशियल मोमेंटम था मैस m1 का, पहले तो वो m1 u1 आ गया, यानी वो केस है जब हम बिफोर कोलिजन बात कर रहे थे, पहला केस डायग्राम का। फिर इनिशियल मोमेंटम जो आपके पास m2 का था वो m2 u2 था। फिर इनिशियल आपने इसी तरह से टोटल इनिशियल मोमेंटम ले लिया बिफोर कोलिजन, तो आपके पास जाहिर सी बात है जब टोटल ले रहे हैं तो ऊपर वाले दोनों केसेस m1 और m2 को आपने ऐड कर लिया, तो आपके पास m1 u1 m2 u2 ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपने अब आफ्टर कोलिजन की बात करनी है, तो इस केस में आपके पास फाइनल मोमेंटम जो था वो आपके पास m1 v1 हो गया, और जो इसी तरह से m2 का था वो m2 v2 हो गया। तो मतलब टोटल लेंगे तो इन दोनों को भी आपने सम अप कर लिया, तो m1 v1 m2 v2 हो गया। तो ओवरऑल हमने शुरू में ये बात पढ़ ली थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने क्या बात पढ़ी थी, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिव बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये मैंने जो लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि ओवरऑल इनका रिज़ल्ट कांस्टेंट में आ जाएगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो इन्होंने शो किया इसका ये मतलब था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ओवरऑल जो मोमेंटम था सिस्टम का वो सेम है, जो बेसिकली आपके पास डेफिनेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक हो गया। और इसकी बहुत सारी आपकी डेली लाइफ में और भी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जैसे अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो गन को फायर किए, तो होप्स आपको क्लियर होगी बात जो मैंने बता दी। गन से हम जो फायर करते हैं, आप कहते हैं कि बेसिकली रिकॉयल होती है, तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है जब आप सिस्टम लेते हैं गन और बुलेट का, तो बिफोर फायरिंग द गन आप देखते हैं जो आपके पास गन और बुलेट होता है पहले वो रेस्ट पे होते हैं, यानी कि ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम है वो सिस्टम का ज़ीरो होता है। जैसे आप गन को फायर करते हैं तो बुलेट उसमें से गन में से शूट आउट होता है, और जाहिर सी बात है वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा तो कुछ मोमेंटम एक्वायर कर लेगा, और फिर क्या होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व करने के लिए गन रिकॉयल करती है। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम होता है गन और बुलेट का, यानी कि जब आपने बात की फायरिंग की, तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जो टोटल मोमेंटम गन और बुलेट ने आफ्टर जब हमने फायर किया गन को तो आप अटेन किया, वो आपके पास डेरिवेशनल अगर आप बात करेंगे उसी तरह से mv प्लस mv हो जाएगा। और इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखिएगा, उधर आपको डेरिवेशन दी होगी, यानी कि जब आपने बात करनी है बिफोर फायरिंग द गन तो आपको पता था तब तक तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थे, तो बिफोर फायरिंग द गन ओवरऑल कंजर्वेशन जो थी वो ज़ीरो थी। लेकिन आफ्टर फायरिंग आप देखेंगे उसमें से कोई मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा, जो वैल्यूज़ होंगी उसको आपने मेजर करना है, और इधर से आपको पता चल जाएगा कि ये भी आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक्वायर करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक हो गया। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक्स में ऐड होता है, आपने इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अपनी टेक्स्ट बुक से भी और एग्जांपल्स भी जो आपको मिलती हैं उनको भी स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन्थ। हमारा जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है। अब आज हम लोगों ने जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, और फिर उनकी आगे
प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से उनकी बताया जाता है कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पे वो बेस कर रही होती है। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो है जस्ट 23 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे, और 1870 में 65 एलिमेंट्स और 1925 बाय 1925 1888, और आजकल जो है वो हम लोगों को पता है कि तकरीबन जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं, हम कहते हैं कि 109 एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। वो कह रहा है कि जब ये एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रादर पॉसिबल टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक मैसेज of elements, so we clearly need some way to organize our knowledge about them. The periodic table is one of the most important tools in chemistry. अब ये बताना है कि periodic table होता क्या है। बेसिकली periodic table जो है वो important tool है। It is very useful to understanding and predicting the properties of the element। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी कैसी हैं, उनको प्रिडिक्ट करने के लिए पीरियोडिक टेबल जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू नो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। वो कहता है कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक ग्रुप में मौजूद है, सपोज एक एलिमेंट 1A ग्रुप में है तो एक दूसरा एलिमेंट जो है वो भी 1A ग्रुप में ही है, तो 1A ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जांचने में जो है वो आसानी होगी। यू कैन यूज पीरियोडिक टेबल टू रिलेट ट्रेंड्स इन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब वो कह रहे हैं कि ये अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल जो होता है वो उनकी जो ट्रेंड्स होते हैं एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को शो करने के लिए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब पीरियोडिक टेबल है क्या चीज़? बेसिकली एलिमेंट को जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा टेबल जिसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को शो किया जाता है, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। अब वो कहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल जो है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है? वो पीरियोडिक लॉ पे बेस कर रहा होता है, और पीरियोडिक लॉ को वो कैसे डिफाइन करता है? इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पीरियोडिक मैनर के लिहाज से जो होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। दिस इज़ नोन एज पीरियोडिक लॉ। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज किए जाते हैं वो इसी लॉ की बेस पर उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अब वो कहते हैं कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। हॉरिजेंटल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या कहलाती हैं? पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। यानी कि अगर आपके पास, मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियोडिक टेबल क्या है? ये ऐसा टेबल है, आ टेबल विच शोज द ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। अब ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इसमें हुई हुई है, ये किस बेस पे हुई होती है? पीरियोडिक लॉ की बेस पे। ठीक है, पीरियोडिक लॉ की बेस पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हुई हुई होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बताना है कि पीरियोडिक
लॉ में सॉरी पीरियोडिक टेबल में आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं, वो कुछ कॉलम्स बने हुए होते हैं और उस कॉलम्स में रोज भी होती हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल रोज होती हैं वो आपके पास क्या होती है, सपोज ये आपके पास क्या है, ठीक है। इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स बने। अब ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास क्या है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल्स होती हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पीरियड्स, ठीक है। और जो वर्टिकल कॉलम्स है ये आपके पास क्या है, वर्टिकल कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। अब the horizontal rows of the periodic table are called periods. There are very number of elements in period. There are 7 periods. Periods कितने होते हैं periodic table में, 7 होते हैं। और हर पीरियड में की जो रेंज होती है वो 2 से शुरू होती है और इन पीरियड 1 and 2 32 इन पीरियड 6। और फर्स्ट 3 पीरियड जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड होते हैं और remaining periods are called long periods. The properties of the element within in a periodic period change gradually as you move from left to right in it. But when you move from one period to the next, the pattern of properties within a period repeats. दिस इज इन अकॉर्डेंस टू द पीरियोडिक लॉ। की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो आपको क्या कहलाती हैं, पीरियोडिक लॉ की बेस पे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेस करी होती हैं। अब ग्रुप क्या होता है या फैमिली क्या होता है, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप या फैमिली। Elements with similar valence shell electronic configuration are placed in the same group, कि जिनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, जबकि जिनकी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको सेम पीरियड में रखा जाता है। Elements with similar valence shell electronic configuration are placed in the same group. Each group is identified by a number at the letter A or B। कि हर ग्रुप को A और B के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रुप A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप B के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप A के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ग्रुप B के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से जो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 7A हैलोजेंस। द ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस। ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स 8A के जो होते हैं वो क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। और क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में नहीं जा सकते। ये था जी कि आपके पास क्या है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर जो है वो इन चीज़ों को अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आप जो एलिमेंट को अरेंज करते हो इन सिस्टमेटिक वे में किसी भी टेबल में, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। और अगर जो पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट को जो अरेंज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको उसमें अरेंज किया जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं इन अ मैनर में, ठीक है। मैनर वाइज वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। यानी कि अगर एक
ग्रुप में कोई एलिमेंट्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक जैसी होंगी, किसी एक पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। अब इसी तरह से वो कह रहे हैं कि इन ग्रुप और पीरियड्स को कि जो टेबल है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, उसमें रोज़ और कॉलम बनाए गए हैं। जो वर्टिकल रोज़ होती हैं या हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप या फैमिली कहा जाता है। ग्रुप को लेटर ए और बी में जो है वो सेपरेट आइडेंटिफाई किया जाता है। जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, और ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन गिवन नेम, उनको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। जो आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अल्कलाइन मेटल्स होते हैं। ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप 7A के एलिमेंट जो होते हैं उनको हैलोजन, और ग्रुप 8A एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। और ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये केमिकल रिएक्शन में नहीं जाती। आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्यों नहीं जा सकती। ये है जी आपके पास कि ग्रुप क्या है और एलिमेंट्स क्या है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। इंशाल्लाह कल अगेन अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।